Now the topic of discussion is Court of Inquiry under the chapter Authorities under the Act. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो चौथी अथॉरिटी होती है दैट इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। फर्स्ट थ्री हमने देखी है कौन कौन सी। सबसे पहला कंसिलिएशन, याद है तीन हमने देखी थी। पहला था हमारा वर्क कमेटी, सेकेंड था कंसिलिएशन ऑफिसर एंड थर्ड था आपका फाइनल वन दैट इज कंसिलिएशन बोर्ड। आज हम चौथा देखेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, this is the fourth authority under the Industrial Dispute Act. Okay, the one form of that remedy is available for the aggrieved party who are the parties to the dispute. But my point, court of inquiry. ठीक है, that the appropriate government may, as occasion arises by gazetted notification, constitute court of inquiry for inquiring into any matter appearing to be connected with or relevant to any industrial dispute. Means appropriate government will appoint the court of inquiry to resolve the dispute between parties, between the employer and employer, employer and employee, or employee versus employee. ठीक है, दिस इज नोन एज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या कहता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, उस पर देखिए। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कंसिस्ट ऑफ one or more independent person or persons. When it consists of two or more members, one of them is appointed as a chairman. Okay, if it has the prescribed quorum, it can be act depend upon the absence of chairman. मतलब एक या एक से ज्यादा लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होते हैं। ठीक है, और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक या एक से ज्यादा लोग क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि कई बार वर्कलोड होता है। ठीक है, वर्कलोड होगा तो एक से ज्यादा आदमी वहां पे आता है, तो उसको आप बोर्ड बोल सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक या एक से ज्यादा इंसान। ठीक है, ये अपॉइंट करता है इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन दैट कि वो इंडस्ट्री किसके अंडर या किसके जुरिडिक्शन में आती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है कि अगर उन दो लोगों का कोरम बनाया जा रहा है, डिवीजन बेंच बनाई जा रही है, तो उसमें एक आदमी चेयरमैन हो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ओके, चलिए, if it has been prescribed quorum, it can be act despite the absence of chairman. अगर quorum है भी तो जैसे हमने कंसिलिएशन बोर्ड में देखा था, चेयरमैन नहीं भी रहा तो भी चलेगा। ओके, आपकी वो प्रोसीडिंग वॉइड नहीं कहलाएगी if that proceeding is proceed in absence of chairman. In that situation too, it will be not treated as, हाँ चलिए कोरम पूरा हो गया। अब ठीक है कि कोरम जरूरी है, कोरम जरूरी है ये ठीक है, दो लोगों की कमेटी बनी है ये ठीक है, बट
in the absence of chairman, then too this court of inquiry will work. Okay. However, if the appropriate government notifies that the court that the service of chairman no longer available, the court cannot act until a new chairman has been appointed. Chairman का होना जरूरी है. Proceeding में part लेना it's not important, but in every court of inquiry there should be a presence of chairman. Without chairman, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि अभी फिलहाल चेयरमैन नहीं है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, चेयरमैन की एब्सेंस में अगर उसकी चेयर वेकेट है, ऑफिस उसका वेकेट है, देयर इज नो चेयरमैन, देन होने वाली कोई भी प्रोसीडिंग वो नल एंड वॉइड होगी. याद रखिएगा, चेयरमैन अपॉइंटेड है, चेयरमैन उस दिन एब्सेंट है या उस प्रोसीडिंग में चेयरमैन ने पार्ट नहीं लिया है, तो दैट प्रोसीडिंग विल नॉट रीच नल एंड वॉइड. हाउएवर, इफ देयर इज नो चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इन दैट सिचुएशन कोई प्रोसीडिंग चलती है अदर मेंबर के थ्रू, तो दैट प्रोसीडिंग इज नल एंड वॉइड. व्हाट माय पॉइंट? तो चेयर उसकी फुल रहनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी हो नहीं हो, इट इज इररिलेवेंट, बट द चेयर शुड नॉट वेकेट. Okay, section 8 provides inter alia that if for any reason a vacancy other than the temporary absence occurs in the office of chairman or any other member, the appropriate government must appoint a person in accordance with the act to fill the vacancy, and the proceeding may be continued from stage at which the vacancy is filled. Suppose मान लेते हैं कि हेयरिंग चालू हुई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने, 50% तक वो लोग पहुंच गए, एंड अनफॉर्चुनेटली बाय ऑफिशियल रीजन जो चेयरमैन था वो सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, मींस बाय एनी वे ही इज नॉट अवेलेबल टू कंटिन्यू विद हिज ऑफिस. ठीक है, अब न्यू चेयरमैन जब अपॉइंट होगा तो ये प्रोसीडिंग वो 50 से आगे शुरू होगी, फिर से नहीं शुरू नहीं होगी. इसको याद रखिए. कोर्ट में भी जब आप जाते हैं इन सिंगल केस, कम से कम 2 या 3 जजेस आपके चेंज होते हैं. तो जब भी न्यू जज आते हैं तो आपको नए से नहीं चालू करना पड़ेगा, जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे आपको बढ़ना है. राइट, हर बार नया नंबर 1 से नहीं चालू होता. वही सेम चीज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में थी. ओके, अंडर सेक्शन 9, नो अदर अपॉइंटिंग any person as a chairman or member can be called in question in any manner. Similarly, no act or proceeding can be questioned in any manner, merely on account of existence of any vacancy or defect in the constitution of such court of inquiry. Means यहाँ पे भी इस पे आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते. No one, because it's absolute power of a state government only. So we will not ask any question about the proceeding of that court of inquiry in absence of chairman. Okay. Duties of court of inquiry. Court of inquiry are expected to inquire into a matter referred to them and report thereon to appropriate government, ordinarily within a period of 6 months. यहाँ पे इन्होंने एक टाइम बाउंडेशन देकर रखा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जो डिस्प्यूट अरोज हुआ है इंडस्ट्री में, उसमें उसको इंक्वायरी करनी है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्प्यूट. याद रखिए, जिस दिन से इंक्वायरी चालू होगी उस दिन से, ठीक है, उस दिन से 6 महीने के अंदर इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को रिपोर्ट करना पड़ता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि क्या हुआ, इसमें आप क्या स्टेप ले रहे हैं, व्हाट आर द एग्जैक्ट डिस्प्यूट. ये सारी चीजों का एक रेशियो डिसिडेंडी होता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है.
Okay. Under Section 6, the duty of court of inquiry is not only to inquire into the matter referred, but into such matters as appear to be connected with or relevant to an industrial dispute. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने जो मैटर रेफर किया एग्री पार्टी ने, वो तो वो देखेगा ही, बट ड्यूरिंग दैट इंक्वायरी उसको और कुछ भी इरेगुलरिटीज दिखती है और उसको ऐसा एक एप्रीहेंशन होता है कि देयर इज और देयर आर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, एप्रीहेंड भी करता है, वो उन मैटर को भी इंक्वायर करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि सारी कंप्लेंट आपकी नहीं पहुंचती, ठीक है, कुछ चीजें अपने पावर से एम्प्लॉयर दबा ले जाता है, कुछ चीजें अपने पावर से यूनियन दबा ले जाती है। तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है तो उस डिस्प्यूट को तो वो देख ही रही है जो उसके सामने है, साथ साथ में कनेक्टेड डिस्प्यूट जहां पे एप्रीहेंशन हो सकता है उसको भी वो चेक करती है। व्हाट माय पॉइंट मींस टोटल इररिलेवेंट पोर्शन जो आप बोलेंगे या पार्टी टू द डिस्प्यूट बोलेगी सर ये तो हमारे डिस्प्यूट में है ही नहीं, then to court of inquiry has a power and it is the duty of that member of court of inquiry, चेयरमैन और उसके मेंबर की कि बाकी चीजों पे भी ध्यान दें। ओके, पावर एंड प्रोसीजर, that the provision relating to the power and procedure are substantially the same as those which pertain to the board of inquiry. Reference may be therefore conveniently be made to the same. In addition, the court of inquiry may appoint one or more persons having a special knowledge of the matter under consideration. Okay, but this is the power and procedure. Power and procedure are same जो आपको कंसिलिएशन बोर्ड को मिला हुआ है, कंसिलिएशन ऑफिसर को मिला हुआ है, वही पावर यहाँ पर है, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, दैट इज द पब्लिक सर्विंग। ओके, और उसके साथ में अगर आपने कुछ किया तो सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी इज देयर। व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्स्ट्रक्शन on a job of or a duty of some public servant, ठीक है। Report of the inquiry, section 16 requires that the court report must be in writing and should be signed by all the members. Any member is free to record a minute of dissent. ये रिपोर्ट पब्लिकेशन पे भी आती है, ठीक है। स्पेशल गवर्नमेंट जो है इसको स्पेशल प्रोविजन से within 30 days, जो सेक्शन 17 में उसको रिपोर्ट मिली, within 30 days गवर्नमेंट इसको पब्लिश करता है। ओके, कि यहाँ पे ये डिस्प्यूट था, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमने रखी और ये उसका रिजल्ट है। रीजन बिहाइंड दैट, it is not approachable for each and every members of that organization. It is approachable to the employer, बट एम्प्लॉय के लिए नहीं, इसके लिए रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। व्हाट आर द डिस्प्यूट, व्हाट आर द सॉल्यूशन, बाय विच वे द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज फाइंड द सॉल्यूशन, इट्स अ काइंड ऑफ एडजुडिकेशन। ओके, सो ये रिपोर्ट साइन होनी चाहिए, इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द मेंबर्स एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग। No oral report is admissible. This is the important part. No oral report is admissible. अभी आते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट। तो हमने पढ़ा कि विदिन 30 डेज में पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट गवर्नमेंट को करना है, जो उसको रिपोर्ट मिल रही है, ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से। बट मान लेते हैं कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मैटर में कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंशियल मैटर में ये जो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट है, दैट इफ द ट्रेड यूनियन, फर्म, कंपनी or person makes a written request to the court of inquiry that the information obtained by the court in a course of any inquiry, investigation
as to the trade union, or as the any individual business which is not available otherwise than through the evidence given before such court be treated as confidential. क्योंकि पर्सनल मैटर भी होते हैं उस कंपनी के, और जब ये रिपोर्ट बनती है तो रिपोर्ट के समय ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं, और जब ये रिपोर्ट मेंशन की जाती है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंशियलिटी बाहर आती है, दैट ये यूनियन में कितने मेंबर्स हैं या ये कंपनी का कितना वो है काम का तरीका, ये सारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होती है। ओके, तो इसके लिए आपको राइटिंग में देना पड़ता है उस कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, टाइम ओवर। नाउ द नेक्स्ट अथॉरिटी इज लेबर कोर्ट। दिस इज द फोर्थ वन। ओके, दैट इज अ लेबर कोर्ट। Labor court. The appropriate government, the constitution, the appropriate government by gazetted notification constitutes one or more labor court for adjudication of industrial dispute. Means sometimes the population is large, so it is not possible that there should be a one court. So it depends on the situation. ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, वन और मोर कोर्ट टू एडजुडिकेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब आया एडजुडिकेशन का यहाँ पे वर्ड, विच यू नो दैट इज द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट टू हियर द मैटर, टू फाइंड द इशू, टेक द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, टेक द स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन्स, hear the final argument and then decide the matter. That is known as, this step is adjudication, जहां पे कोर्ट फाइंडिंग निकालता है डिस्प्यूट का सॉल्यूशन के साथ साथ। तो ये नोटिफिकेशन और परफॉर्मेंस ऑफ अदर पटिशन ये असाइन किया गया है अंडर सेक्शन 7 कि कौन से मैटर को एडजुडिकेट करना है, कौन से मैटर की आपको हियरिंग लेनी है, प्रीमाइसेस में क्या हो रहा है, उससे क्या डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी नहीं करनी है। सपोज वर्कर अपने घर में जाके अपनी बीवी से मार खाता है, उसके लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट नहीं बैठा है कि लेबर ये बोले सर इतना काम करा लेते हैं, मैं थक जाता हूँ, घर में जाके मैं बीवी के पैर नहीं दबाता। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं, ये आपका पर्सनल डिस्प्यूट है, वो आप घर पे देखिए, इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट माय पॉइंट, तो एडजुडिकेशन के लिए जो भी मैटर्स हैं वो लिस्टेड है। ठीक है, अब आते हैं लेबर कोर्ट के जजेस कौन होते हैं। तो लेबर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। लेबर कोर्ट में कभी भी डिवीजन बेंच नहीं होती। अब डिवीजन बेंच क्या है? सिंगल जज बैठा है अपने बेंच पे अपने कोर्ट में, वो सिंगल जज ट्रीट किए जाते हैं, ही इज अ सिंगल बेंच। अगर दो जजेस एक साथ बैठते हैं दैट इज अ डिवीजन बेंच, और दो से ज्यादा जज बैठते हैं तो दैट इज अ लार्जर बेंच। इसको याद रखिएगा, सिंगल बेंच मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज, division bench it consists of 2 judges, and larger bench that means more than 2 and should be in odd number. राम मंदिर के लिए 13 जजेस की बेंच थी, राइट? जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 31 बेंच पूरी बैठी थी, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 13 लोग पूरे एक साथ बैठे थे, तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट, जैसे गोलकनाथ केस था, राइट? उससे एक डिस्प्यूट अरोज हुआ कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करना है या नहीं, उसके बाद केशवानंद भारती चले आए। तो ये सारी चीजें आपकी उसमें कवर होती। सो द क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर
that is a judge is the person should be or must have been a judge of a high court, उस लेवल का होना चाहिए. He should be have been a district judge or additional district judge for a period not less than 3 years. 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज. और एनी जुडिशियल ऑफिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, चाहे वो रजिस्ट्रार हो चाहे मैजिस्ट्रेट हो, राइट. ऐसे में 7 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर लेबर ऑफ कोर्ट का ही जज हो वो 5 साल. ये 4 क्राइटेरिया हैं. या तो हाई कोर्ट के जज हो वो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 years एक्सपीरियंस, या एनी अदर लॉ ऑफिसर ऑफ हैविंग 7 years एक्सपीरियंस, या फिर इन एनी एक्सपीरियंस इन लेबर कोर्ट एज अ जज फॉर 5 years. ये आपके क्राइटेरिया है. इनमें से अगर एक भी फुलफिल होता है तो यू आर एलिजिबल. ठीक है. इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे 3 और जोड़ दिए गए नॉर्म्स. दैट he practiced as an advocate or attorney not less than 7 years in a high court. हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए उसको 7 साल हो गए हैं तो वो लेबर कोर्ट का जज बन सकता है. या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री मिली हुई है जहां पर वो एक वर्किंग में रहा है लॉ ऑफिसर में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में या किसी भी ट्राइब्यूनल इज क्वासी जुडिशियल नॉट लेस देन 5 years, देन वो एप्लीकेबल कर सकता है. और कोई भी यूनिवर्सिटी या डिग्री में असिस्टेंट कमिश्नर लेबर के भी, जो मैंने आपको बताया था वर्क कमेटी के ऊपर लेबर कमिश्नर होते हैं, राइट. तो वो 5 साल का वहां पे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये 3 एडिशनल यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जुड़ती है.